हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो बच्चों मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट कराया था और उसके साथ साथ एक दो चीज़ें और जैसे कलर कराया होगा आप लोगों को और उसके साथ साथ आप लोगों को चुंबकीय गुण का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो ये तो हमारा कवर हो चुका है पोर्शन। अगर इनमें कुछ डाउट होगा तो आप लोग बीच में पूछ लीजिएगा। अदरवाइज आज की क्लास में हम थोड़ा आगे करेंगे और हम बात करेंगे बेसिकली संकुल बनाने की प्रकृति या फिर कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने की इनकी जो टेंडेंसी हो की बात करनी है। साथ साथ में आपको इनके उत्प्रेरक गुण भी पता करना है और उसके साथ साथ आपको अंतराकाशी यानी इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स और उसके साथ आपको मिश्र धातु यानी एलॉय बनाने की प्रवृत्ति और उसके अलावा अगर हमें कुछ और पढ़ना है तो हमें इस चैप्टर में दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ने हैं। वो है पोटेशियम परमैंगनेट, है ना, के बनाने की प्रक्रिया और उनकी प्रॉपर्टीज। इसी तरह से पोटेशियम डाइक्रोमेट भी पढ़ना है आपको और उसके बाद आपको पढ़ना है रॉक एलिमेंट। फिलहाल आज की क्लास में जितना भी कवर हो पाएगा उस पर हम ध्यान देंगे, लेकिन बेसिकली हमारा आज का टॉपिक है पहला ही हमारा संकुल बनाने की प्रवृत्ति। संकुल मतलब होता है संकरायन, वैसे या फिर कह सकते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने की प्रवृत्ति। अच्छा, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बनाता है तो ध्यान रखना, बहुत ज्यादा बातें अभी आपको याद नहीं रखनी है, यहाँ बेसिक बेसिक सी बातें याद रखनी है। जैसे डी ब्लॉक के तत्व जटिल यौगिक यानी उप संयोजन यौगिक बनाने की उल्लेखनीय होती है। यानी जैसे अगर मैंने इससे पहले भी बात की होगी जब, तो मैंने आप लोगों को ये समझाया होगा जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, जो आपके संक्रमण तत्व होते हैं, इनके पास एक से ज्यादा वैलेंसी ये शो कर सकते हैं, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन अवस्था शो कर सकते हैं या ऑक्सीकरण अवस्था शो कर सकते हैं। कैसे? एस ऑर्बिटल के यानी एस उपकोष के इलेक्ट्रॉन जब आपके क्या करते हैं, बंधन में भाग लेते हैं, तो बंध आपका आयनिक होता है। लेकिन जब आपके डी उपकोष भी भाग लेने लगता है तो बंधन आपका कैसा हो जाता है, सहसंयोजक। ये उप सहसंयोजन यौगिक भी क्या करते हैं, बनाते हैं, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। रीजन क्या है बच्चों ऐसा करने का? तो पहला रीजन है आपका छोटा आकार। इस पूरे ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी संक्रमण तत्वों की बात करें हम, साइज इनकी क्या होती है, बहुत छोटी होती है। इसके कंपैरिजन में बच्चों अगर एस ब्लॉक के तत्वों की बात करें हम, तो एस ब्लॉक से छोटी होती है और एस ब्लॉक से भी छोटी होती है और किससे छोटी होती है आपकी, जो पी ब्लॉक के तत्व हैं उनसे भी। यानी बीच में पढ़ने के बजाय इनकी साइज बड़ी होनी चाहिए, बट बड़ी होती नहीं है। बहुत सारे रीजन आप लोगों ने पढ़े हैं इस बात। उच्च नाभिकीय आवेश, ये भी बच्चा आपको पता है कि इसमें जो आपकी क्या होती है, परिरक्षण प्रभाव होता है, नाभिकीय आवेश बढ़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है ना, जिसकी वजह से साइज छोटी होती है। तो यहाँ पे नाभिकीय आवेश भी बहुत ज्यादा होता है। लिगैंड से इलेक्ट्रॉनों को स्वीकार करने के लिए समतुल्य ऊर्जा वाले रिक्त ऑर्बिटल की उपलब्धता। आप लोगों को पता है कि संकुल केवल वही बनाते हैं जिनके क्या होते हैं, डी उपकोष खाली होते हैं। जिनके डी उपकोष खाली होते हैं, जिनके ऐसे उपकोष खाली हों जो कम से कम क्या हो, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके उनके साथ बंध बना ले। ऐसे ही आपके क्या होते हैं, जो तत्व होते हैं वो उपसंयोजन यौगिक बनाते हैं। और ऐसा ये कर सकता है क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि आंशिक भरे हुए डी उपकोष इनके पास प्रेजेंट होते हैं, जितने भी आपके संक्रमण तत्व होते हैं। इस वजह से भी ये क्या करेगा, आपका उपसंयोजन यौगिक बनाएगा। लिगैंड एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाली मशीन, यानी जैसे NH3 H2O NO CO F माइनस क्लोरीन माइनस C माइनस। अगर आपके दिमाग में आया हो कि लिगैंड क्या होते हैं बच्चों, तो ध्यान देना, लिगैंड एग्जैक्टली क्या होते हैं। लिगैंड जितने होते हैं वो सब उन हम सारे एक्चुअली क्या बोल सकते हैं, आयंस को बोल सकते हैं या न्यूट्रल कंपाउंड्स को बोल सकते हैं, यानी यौगिक को बोल सकते हैं, जिनके पास कम से कम क्या हो, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जो कि वो डोनेट करके दे करके बॉन्ड बना ले। ठीक है, तो ऐसे जितने भी आयंस होंगे, अब आयंस में आप जानते हो एनायन होते हैं। एनायन होते हैं यानी ऋणायन, जिनके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है यानी ऋणात्मक चार्ज होता है, उनके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। या ऐसा कोई भी आपका यौगिक जिसके ऊपर क्या होता है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहता है। जैसे NH3 है बच्चों, NH3 में आप जानते हो NH3 के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। H2O हो गया, ऑक्सीजन के पास दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसे ही तो जितने आपके न्यूट्रल यौगिक हो, चाहे आपका क्या हो, आयन हो,
अगर उनके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, लिगैंड्स बोलेंगे, क्योंकि ये एक ऐसे इलेक्ट्रॉन युग्म वाले आपके क्या होते हैं, स्पेसीज या मशीनें होती हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, डी उपकोष में अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके उनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, यानी उपसहसंयोजन बंध बनाते हैं। सामान्य उपसंयोजकता संख्या है जो, यानी सामान्यतः आप देखोगे तो एक तत्व से 4 से 6 लिगैंड आपके कंबाइन होते हैं। अब या तो 4 या तो 6, ये आपका क्या है, सिंपल यानी नॉर्मल आपकी उपसंयोजक संख्या है या कोऑर्डिनेशन नंबर है। एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि उपसंयोजक यौगिक जो होते हैं यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं वो ऐसा ही होता है बच्चों, यानी जैसे Na3 FeCN6 है, कॉपर NH3 का होल 4 सल्फेट है, ऐसे बहुत सारे यौगिक। तो अभी तो आपको केवल इसमें बस इतनी बात ध्यान रखनी है कि अगर आपसे कहा जाए कि ड्यूब संक्रमण तत्व संकुल क्यों बनाते हैं या उप संयोजन यौगिक क्यों बनाते हैं, आपको ये रीजन पता होना चाहिए कि छोटे आकार की वजह से, उच्च नाभिकीय आवेश की वजह से, लिगैंड्स से इलेक्ट्रॉनों को स्वीकार करने के लिए समतुल्य ऊर्जा वाले रिक्त ऑर्बिटल्स की उपलब्धता और लिगैंड्स, ठीक है, ये रीजंस हैं आपके इसके संकुल बनाने के पीछे। ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं। अंतराकाशी यौगिक निर्माण, वैसे तो इसे इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं बच्चों, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं। तो मैं थोड़ा पहले इसे बताता हूँ कि एक्चुअली ये होता क्या है, पहले फ्रेम बनाना दिमाग में। देखो, जब आप क्या करते हो, ढेर सारे तत्वों के परमाणु को क्या करते हो, अगर आपको दे दिया जाए अरेंज करने के, तो क्या आपको ऐसे मैं सेम साइज के 4-5 गोला दे दूं या गोली दे दूं, आप उसे अरेंज करोगे, ऐसे रखोगे एक दूसरे के पास कि उसमें जगह ना छूटे? क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप इतने सारे गोले एक साथ रखो और रखने के बाद आप उन्हें ऐसे रख दो कि उनके बीच में कोई जगह ही ना छूटे? नहीं पॉसिबल है ना, ध्यान देना। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप इसे क्या करोगे, अरेंज करोगे, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि इससे क्या हो, जगह ना छूटे। अब जगह देखो कहाँ कहाँ छूट रही है बच्चों, जगह देखो, जब आप अरेंज करना शुरू करोगे तो ये जगह छूट रही है, वहाँ पे जगह छूट रही है, वहाँ पे जगह, ये जो जगह छूट रही है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, खाली जगह बोलते हैं। वैसे तो वाइड्स बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, वाइड्स बोलते हैं। लेकिन इसी खाली जगह की वजह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंटरस्टिशियल कंपाउंड यानी अंतराकाशी यौगिक बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? अब क्या करते हैं, हम डिसीजन लेते हैं यहाँ पे कि भाई जब हम परमाणु को अरेंज करेंगे, यानी गोले के आकार पे जगह का आकार भी पता चलेगा आपको। अगर आप बड़े बड़े गोले अरेंज करोगे तो जगह छूटेगी, छोटे छोटे गोले अरेंज करोगे छोटी छोटी गोली छूटेगी, ठीक है। तो एग्जैक्टली कहने का मतलब है ये भाई कि यहाँ पे जो आपका छूटा हुआ जगह है, इसी के आकार का हम एक परमाणु लेंगे, यानी डिसाइड करेंगे कि कौन सा एलिमेंट के साथ हम क्या करें, मिक्स करने पे होता क्या है, जैसे अगर मैं बोरान ले लूं, तो बोरान को अगर मैं यहाँ डाल दूं तो बोरान क्या करेगा, जैसे ही मैं इनको पहले मेल्ट करूंगा तो ये लिक्विड में आ जाएगा सारे एटम, उसमें मैं बोरान डाल दूंगा, जब कूल करूंगा तो कूल करने पे ये बड़े बड़े एटम्स आपके क्या होंगे, एक साथ अरेंज होना शुरू हो जाएंगे सॉलिड अवस्था में, यानी ठोस अवस्था में। और जो आपका बोरान होगा वो इन्हीं जगहों पे जाके क्या होने लगेगा, फिट होने लगेगा। क्या है एग्जैक्टली कि भाई आपका वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, आपका आयतन नहीं बढ़ेगा, पहले जितना था उतना ही रहेगा, बस वो जो खाली जगह है वो आपके बोरान परमाणुओं ने ले ली। इससे आपके धातु की क्या हो गई, डेंसिटी बढ़ गई, घनत्व बढ़ गया, ठोस मतलब लाइक उसकी कह सकते हो कि कठोरता बढ़ गई, यानी हार्डनेस बढ़ गई, ठीक है। तो आपके धातु की क्या होती है, मजबूती बढ़ जाती है। ऐसे बनाए हुए यौगिकों को हम क्या बोलते हैं, अंतराकाशी बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ये बात समझ आई? चलो, तो अब यहाँ पे ध्यान से देख लो क्या क्या चीजें यहाँ पे हमें बात करनी है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो कह रहा है कि छोटे अधात्विक परमाणु जैसे हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन और नाइट्रोजन धातु चालक के अंतराकाशीय स्थानों को ग्रहण कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। विशेषताओं में अगर हम बात करें तो यहाँ पे असंस्थायी सामग्री सामान्य संयोजकता नियमों का पालन नहीं करते, यानी कहने का मतलब है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये स्टाइक्योमेट्रिक
नियमों का पालन नहीं करते। नियमों का पालन नहीं करते मतलब कि भाई यहाँ पे स्टाइकियोमेट्री इसकी बदल सकती। आबंध न तो विशिष्ट रूप से आयनिक होते हैं और ना ही संयोजक। यानी कहने का मतलब है भाई यहाँ पे जब आपने मिलाया उन दूसरे धातुओं को तो यहाँ पे जो आपकी करंट में धातु थी उसकी आपकी रिएक्टिविटी वगैरह पे कोई असर पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये तो केवल उनकी खाली जगह ले रहा है, तो इनकी संयोजकता वगैरह पे कोई भी फर्क पड़ने वाला। सूत्र सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था के अनुरूप ही होते हैं, यानी जैसे आपका पहले फॉर्मूला था बिल्कुल वैसा ही होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। मूल धातु की तुलना में सामान्य रासायनिक गुण लेकिन भी भौतिक गुण, यानी कहने का मतलब इसका रासायनिक गुण थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे आप मिश्र धातु बनाते हो, नाम सुना होगा आप लोगों ने एलॉय बनाना या धातु बनाना। मिश्र धातु में क्या होता है उसका रासायनिक परिवर्तित हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड यानी अंतराकाशी यौगिक में आपका कोई भी रासायनिक गुण में परिवर्तन नहीं होता, बस फिजिकल गुणों में परिवर्तन हो जाता है। ध्यान देना, फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं यानी भौतिक गुण होते हैं उसमें परिवर्तन होता है। और वो परिवर्तन भौतिक गुण का क्या होता है बच्चों? घनत्व होता है, चालकता होती है, कठोरता होती है। यही सब चीजें क्या होती हैं आपकी यहाँ पे बदलती हैं। बहुत कठोर और दृढ़ होते हैं, ये तो मैंने अभी बताया आपको कि जैसे ही आप बनाओगे इन्हें इनकी कठोरता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यहाँ पे स्टील जो है आपका वो आयरन, कार्बन और एक अंतराकाशी यौगिक है। कुछ बोराइड्स हीरे जितने कठोर होते हैं, यानी कुछ कुछ यौगिक तो ऐसे होते हैं जिनमें अगर आप बोराइड डाल दो यानी बोरान डाल दो तो वो हीरे जितने कठोर बन जाते हैं। यानी इनकी कठोरता बढ़ाई जा सकती है किसी भी तत्व की। शुद्ध धातुओं की तुलना में इनके गलनांक अधिक होते हैं। बच्चों क्या होता है कि शुद्ध धातुएं जैसे लोहा है, लोहे में अगर आप क्या कर दो अंतराकाशी यौगिक बना दो तो उसका गलनांक बढ़ जाएगा शुद्ध। ठीक है, तो इतनी बात तो आप लोगों को समझ आ गई हो। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो आगे चलते हैं। उत्प्रेरकी गुण क्या होता है? उत्प्रेरक जानते हो वैसे आप लोग, यानी कैटलिस्ट की बात हो रही है। तो ध्यान देना यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक की बात कर रहे हैं। आप लोगों ने बहुत सारे नाम सुने होंगे, मैं बस उन्हें याद दिलाता हूँ कि भाई जो आपके संक्रमण तत्व हैं वो किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरण का काम करते हैं। कुछ कुछ उत्प्रेरक हमें याद रखने हैं, जैसे डी ब्लॉक तत्व तथा उनके यौगिक उत्प्रेरक रूप में कार्य करते हैं। और पहला आपका जैसे हो गया प्लैटिनम H2SO4 के निर्माण में। जब H2SO4 बनाया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है, उस टाइम में आपका यूज किया जाता है क्या? प्लैटिनम। Fe और मोलोब्डेनम, Fe और मोलोब्डेनम आपका प्रोमोटर के तौर पे यूज किया जाता है हैबर प्रक्रिया में, यानी NH3 के निर्माण में। यहाँ पे बच्चों निकिल है, तेलों का हाइड्रोजनीकरण। निकिल के साथ बच्चों यहाँ पे क्या यूज किया जाता है? निकिल के साथ हाइड्रोजन गैस यूज। B2O5 यूज किया जाता है बच्चों संपर्क प्रक्रिया में, यानी H2SO4 के लिए SO2 और SO3 में ऑक्सीकरण। MnO2 बच्चों KClO3 का अपघटन यानी O2 की तैयारी में। कोबाल्ट लवण क्लीनिंग पाउडर का अपघटन। यहाँ पे बच्चों कुछ मतलब जो आपके क्या हैं उत्प्रेरक हैं, उत्प्रेरक जिनका नाम मैंने यहाँ पे लिया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे उत्प्रेरक हैं, नोट्स में आपको मिलेंगे, ये सारी चीजें तो आप खुद से पढ़ लेना, इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। तो एक्चुअली मैं इसमें रीजन बता देता हूँ कि ये एग्जैक्टली ऐसा करता क्यों है, कारण क्या होता है। इसमें क्या होता है कि जो N-1 डी ऑर्बिटल्स के उपयोग और अंतराकाशी यौगिकों के निर्माण के कारण होता है। एक्चुअली में क्या होता है बच्चों कि जब भी हम किसी अभिक्रिया में संक्रमण धातुओं को उत्प्रेरक के तौर पे यूज करते हैं तो ये आपके अभिक्रिया में उसकी स्पीड को कंट्रोल करता है, या तो बढ़ा देता है या तो कम कर देता है। और ऐसा करता भी इसलिए है क्योंकि इसके पास इतनी क्षमता होती है कि ये उन आपके जो मतलब लाइक पदार्थ हैं उनके साथ उप संयोजन क्या कर ले? बंध बना ले, क्योंकि इसके पास खाली डी उपकोष होता है और साथ साथ इसके पास खाली आपका क्या होता है? इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, यानी अवकाश होता है। जगह जगह क्या होता है? खाली जगह होती है जिनमें वो एटॉमिक यानी परमाणुओं को क्या कर सकता है? जगह दे सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से हम क्या करते हैं? संक्रमण तत्वों को कैटलिस्ट के तौर पे क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है।
इसके बाद बच्चों ध्यान देना, मिश्र धातु का निर्माण। मिश्र धातु क्या होती हैं? मिश्र धातुएं वो होती हैं जब दो या दो से ज्यादा मतलब लाइक अलग अलग तत्वों को हम एक साथ क्या करते हैं? मिक्स करते हैं, लेकिन थोड़ा डेफिनेट प्रपोर्शन में मिक्स करते हैं। ये यौगिक नहीं होते हैं, ये क्या होती हैं? एक मिश्रण है। लेकिन कैसा मिश्रण है बच्चों? होमोजीनियस मिश्रण है। कैसा है बच्चों? समांगी मिश्रण है। ठीक है, तो ध्यान देना कैसे। कह संक्रमण धातुएं बहुत अधिक संख्या में मिश्र धातुएं बनाती हैं, कारण समान परमाणु आकार एक धातु के परमाणु को दूसरी धातु के चालक में अपने स्थान लेने की अनुमति देते हैं। वैसे बच्चों अगर मैं यहाँ पे ये बात करूं आपसे तो आपके दिमाग में अभी कंफ्यूजन आएगी कि सर अभी आपने इंटरस्टिशियल कंपाउंड बताया, अब आप एलॉय बता रहे हो, दोनों में फर्क क्या है? तो आपने इंटरस्टिशियल कंपाउंड तो समझ लिया। अब मैं अगर यहाँ पे एलॉय की बात करूं तो एलॉय में क्या फर्क होता है वो ध्यान समझ। एलॉय बच्चों एक तो यहाँ पे जो आपके क्या होगा, जिस भी धातु के साथ आप एलॉय बनाने जा रहे हो यानी मिश्र धातु बनाने जा रहे हो, उसमें एक बात का ध्यान रखोगे कि जिस धातु के साथ बनाने जा रहे हो दूसरी धातु जो आप मिक्स करोगे इसमें, उसके भी परमाणु का आकार इतना ही होना चाहिए, परमाणु की संख्या के बराबर होनी चाहिए, इसी के आसपास होनी चाहिए, तुलनात्मक। छोटी बड़ी परमाणु साइज आप लोगे नहीं एलॉय बनाने के लिए। अब इससे होगा क्या? इससे एग्जैक्टली होता ये है बच्चों कि जब आप ऐसी धातुएं आप यहाँ पे कंसीडर करते हो, तो धातुएं कंसीडर करने के बाद आप यहाँ पे एक आपका ये एलॉय होता है, तो दूसरे में आप क्या करते हो? दूसरा भर देते हो, फिर इसके बाद आप ये वाला भर देते हो, फिर ये वाला। अब इसका मतलब समझना, इसका मतलब ये है कि दो अलग अलग धातुओं को जब मैं लेके उसे स्ट्रांगली यानी बहुत तेजी से हीट करता हूं तो क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है, गल जाता है। और इसके बाद जब मैं उसे ठंडा करता हूं वो इस तरह से क्या होता है? जमा हो जाता है, यानी क्रिस्टल में बन जाता है, एक तरह का अरेंजमेंट ले लेता है। लेकिन इस अरेंजमेंट में आपने एक बात ध्यान से देखी होगी कि ये जो खाली जगह है, इन खाली जगहों पे उन परमाणुओं ने जगह नहीं ली, उन्होंने एक एक करके जो आपके पहले से ही परमाणु अरेंजमेंट थी उन्हीं की जगहों को बदल दिया। यानी अगर सपोज करो आपने यहाँ पे कॉपर के साथ अगर आपने यहाँ पे सपोज करो आयरन मिलाया हो, तो कॉपर आयरन मिलाते ही यहाँ पे एक कॉपर होगा दूसरा आयरन, एक कॉपर दूसरा आयरन। इससे पहले क्या हुआ होगा? सारे के सारे परमाणु या तो कॉपर के रहे होंगे या तो आयरन के रहे होंगे। लेकिन एलॉय बनाने के साथ साथ अब यहाँ पे परमाणुओं ने अपनी अपनी जगह क्या कर दी? बदल दी, यानी अल्टरनेट करके एक दूसरे की जगह को क्या किया? कवर किया। तो ऐसे यानी सिमिलर साइज वाले, एक दूसरे के तुलनात्मक साइज वाले जब दो धातुओं को आप मिक्स करते हो तो ये क्या बनाते हैं बच्चों? ये बनाते हैं आपके मिश्र धातु। लेकिन जब आप क्या करते हो? डिसाइड ही करके डालते हो कि भाई ये जो वायर्ड है, ये जो छोटी छोटी जगहें हैं, इनको वो ऑक्यूपाई करने जाके इन अवकाश को जाके भरे, तो वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड होता है, यानी अंतराकाशी। ये बात क्लियर है सबको? समझ आ रही है बात? तो अब यहाँ ध्यान देना, मिश्र धातुओं के गुण क्या होते हैं बच्चों? मूल धातुओं की तुलना में अधिक कठोर, उच्च गुलनांक, अधिक संक्षारण प्रतिरोधी होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है भाई कि जब आप मिश्र धातु बनाओगे तो मिश्र धातुओं की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन हो जाता है, यानी जो आपकी मूल धातु थी उससे ज्यादा कठोरता हो जाएगी, गलनांक भी उससे ज्यादा हो जाएगा, और इसकी संक्षारण प्रतिरोधी होती हैं। कारण मतलब बच्चों रस्टिंग से इसको बचाता है, ये रिएक्टिविटी इसकी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, इसकी रासायनिक प्रक्रिया क्या हो जाती है? बदलती है। अमलगम पारा युक्त मिश्र धातु है। वैसे तो बच्चों अमलगम ध्यान रखना, अमलगम का मतलब होता है कि एक ऐसा मिश्र धातु जिसमें मरकरी का होना आवश्यक है और उसके साथ दूसरा आपका कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है, हम हमेशा उसे अमलगम बोलते हैं। व्यक्तिगत तत्वों में अनुपस्थित उपयोगी गुणों को विकसित करना का उद्देश्य यही रहता है बच्चों कि जो आपके क्या है व्यक्तिगत तत्व हैं उसमें उपयोगी गुणों को क्या करना है? विकसित करना है। जैसे लोहा है, लोहा बहुत अगर एकदम बिल्कुल प्योर होना तो बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, तो इतना लचीला होता है कि अगर इससे हम कोई भी चीज बनाए ना, जैसे पंखे की पत्ती है, वो पूरी लचक जाएगी, क्या रस्टिंग लग जाएगी, बहुत तेजी से खराब हो जाएगा। तो बेसिकली इसकी कठोरता बढ़ाने के लिए और क्या करने के लिए? इसका गलनांक बढ़ाने के लिए और रिएक्टिविटी यानी रस्टिंग वगैरह से बचाने के लिए बेसिकली क्या करते हैं? एलॉय बनाते हैं। आपके घरों में खाना हम लोहे की थाली में नहीं खाते, स्टेनलेस स्टील। ऐसा क्यों करते हैं? बनाते हैं हम आयरन के साथ क्रोमियम वगैरह डाल देते हैं। इसलिए बच्चों
कि जो लोहा जैसा मैंने अभी बताया आपसे, एक तो बहुत सॉफ्ट होता है, लचीला होता है, खराब हो जाएगा। तो एक तो उसकी कठोरता बढ़ाने के लिए, दूसरा उसका गलनांक बढ़ाने के लिए और तीसरा उसकी रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ताकि उसकी शाइनिंग वगैरह ना जाए, रिएक्ट ना करे, रस्टिंग ना लगे। इसलिए हम क्या करते हैं बच्चों, क्या बनाते हैं? धातुएँ बनाते हैं, यानी एलॉय बनाते हैं। बात क्लियर है सबको? कुछ महत्वपूर्ण यौगिक हैं बच्चों, अब यहाँ पे बात करनी है हम लोगों को, ध्यान देना। जैसे कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों में हम यहाँ बात करेंगे अगर, उसमें हमारा है ऑक्साइड। पहली संक्रमण श्रृंखला के तत्व निम्नलिखित सूत्रों वाले ऑक्साइड्स बनाते हैं। एम यहाँ पे बच्चों मेटल ले लेना। एम का मतलब यहाँ पे क्या ले लेना? मेटल ले लेना, यानी परमाणु को स्कैंडियम हो सकता है, वैनेडियम हो सकता है, टाइटेनियम हो सकता है, क्रोम, मैंगनीज, कोबाल्ट, निकेल, इनमें से कुछ भी हो सकता है। और इस पहली श्रृंखला के सारे जो आपके परमाणु होते हैं, सारे तत्व जो होते हैं, वो ये ऑक्साइड बनाते हैं, यानी एमओ बनाते हैं, M2O3, MO4 भी बनाते हैं, 5 भी बनाते हैं, 3 भी बनाते हैं। ध्यान देना, उच्च तापमान पर ऑक्सीजन में धातुओं को गर्म करके बनाए जाते हैं। ऐसे तो कहा जा रहा है कि ये जो भी ऑक्साइड्स बनाए जाते हैं, बस यहाँ धातुओं को क्या कर दो, उच्च तापमान पे गर्म कर दो, उनके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है बच्चों? तो निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं बच्चों? क्षारकीय होती हैं। पहले भी मैंने आप लोगों से बात की होगी कि जितने भी आपके क्या होते हैं, संक्रमण धातुओं के क्या होते हैं, ऑक्साइड्स होते हैं, वो सारे कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं, यानी क्षारकीय होते हैं। और जिनके क्या होते हैं बच्चों, जितने बीच में होते हैं वो सारे एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब होता है बच्चों कि जो आपके क्या होते हैं, क्षारकीय और अम्लीय प्रवृत्ति दोनों शो करते हैं, उनको हम एम्फोटेरिक बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? उनको हम एम्फोटेरिक बोलते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो आपके अम्लीय भी होते हैं और क्षारकीय भी होते हैं। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं बच्चों, वो सब क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए MnO, Mn2O3 और Mn2O7, अगर यहाँ पे बात की जाएगी बच्चों, तो ये देखो +2 ऑक्सीकरण अवस्था है, यहाँ पे +3 हो जाएगी बच्चों, और यहाँ पे +7 हो जाएगी। आप ध्यान देना कि जो कम वाला है वो क्षारकीय है, जो ज्यादा वाला है वो आपका अम्लीय है, और जो बीच वाला है वो एम्फोटेरिक है, यानी क्षारकीय और अम्लीय दोनों है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन के प्रतिरक्त में वृद्धि के साथ अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। ये बात ध्यान रहे बच्चों। जैसे जैसे आपके क्या होता है, मेटल एटम के साथ, मेटल परमाणु के साथ, धातु परमाणु के साथ आपका क्या होता है, ऑक्सीजन बढ़ता है। ऑक्सीजन बढ़ने के साथ साथ उसका अम्लीय गुण बढ़ता है। ऑक्सीजन कम होने से क्षारकीय गुण बढ़ता है। बात क्लियर रहेगी? ठीक है, तो ये तो आपकी क्या है, धातुओं की प्रवृत्ति। क्षारकीय यानी एम्फोटरी ऑक्साइड गैर ऑक्सीकारक अम्लों जैसे HCl में घुलकर हेक्सा आयन बनाते हैं। का मतलब ये है बच्चों, जब आप यहाँ पे क्षारकीय ऑक्साइड को क्या करोगे, अम्ल में घोलोगे, यानी HCl वगैरह में घोल दोगे, तो क्या बनाते हैं बच्चों? सहसंयोजन यौगिक बना। कुछ ऑक्साइड अम्ल या क्षार में घुलकर ऑक्सो यानी डाइक्लोमेट और परमैंगनेट बनाते हैं। तो इनकी बात तो अभी करते हैं, हम देखते हैं। उदाहरण बच्चों हैं कुछ जैसे CRO है बच्चों, CRO में +2 है, Cr2O3 में +3 है, CrO3 में प्लस। ये कैसे निकाल रहे हैं हम इनकी ऑक्सीकरण अवस्था, तो ये आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो ध्यान रखना। जैसे CrO3 है, ऑक्सीजन पे क्या होता है बच्चों? 2 माइनस होता है, तो X प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों? 3 इंटू में -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ऐसे ही क्या निकाला जाता है, किसी भी धातु की ऑक्सीकरण अवस्था निकाली जाती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि 3 ऑक्साइड्स हैं, एक में +2 +3 और +6 है। तो आपको पता है +2 वाला क्षारकीय है, +3 वाला एम्फोटेरिक है, ठीक है, और +6 वाला आपका अम्लीय है। यहाँ पे MnO की बात की जाए बच्चों, तो यहाँ पे देख रहे हो +2 +3 +4 +6 +7 है। यहाँ पे जो +2 है बच्चों, वो आपका क्षारकीय है, यानी क्षारकीय प्रवृत्ति आपके आगे की तरफ क्या हो रही है, कम होती जा रही है, और अम्लीय प्रवृत्ति आपकी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। बीच में आप देख रहे हो जो, वो क्या है आपका? एम्फोटेरिक। ये बात क्लियर है सब? कोई दिक्कत तो नहीं? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, ऑर्डर में लिखा हुआ, या बताना पड़ जाए कि इसमें अम्लीय है, क्षारकीय है बच्चों, सिंपल उठा के बता देना। जो कम वाला होगा वो क्षारकीय होगा, जो सबसे ज़्यादा वाला होगा वो अम्लीय होगा। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? आगे चल सकता हूँ मैं?
ठीक है बच्चों, आगे ध्यान देना आप। आगे अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे हैलाइड्स की, हैलोजन यौगिकों की बात करनी। हैलोजन जानते हो ना क्या होता है? हैलोजन होता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ऐसे बहुत सारे तत्व होते हैं। अब बात करनी है तो कह रहा है उच्च तापमान पर हैलोजनों के साथ प्रत्यक्ष संयोजन द्वारा निर्मित होते हैं। नहीं, जितने भी आपके हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं, आपके संक्रमण धातुओं के, वो क्या होते हैं आपके उच्च तापमान पर इनके साथ प्रत्यक्ष संयोजन कराएंगे तो ये बनेंगे अछेपी क्रियाओं के फलस्वरूप बनते हैं। अभिक्रियाशीलता का क्रम जो रहेगा बच्चों वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इसी क्रम में रहेगा कि सबसे ज्यादा अभिक्रियाशीलता जो रहेगी वो फ्लोरीन की रहेगी, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाली धातु केवल फ्लोराइड बनाती हैं और फ्लोराइड सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक और क्रियाशील है। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है बच्चों किसी मतलब लाइक संक्रमण धातु की सबसे हाईएस्ट, जैसे +7 हो गई, +6, ये केवल और केवल किसके साथ बनती है? ये फ्लोरीन के साथ बनती है। फ्लोरीन के साथ क्यों बनती है? तो फ्लोरीन आपका बहुत ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व हो। विशेषताएं क्या हैं? फ्लोराइड जितने भी होते हैं आपके बच्चों मुख्य रूप से क्या होते हैं? आयनिक। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आयनिक और सहसंयोजक लक्षण दोनों ही दिखाते हैं। उदाहरण में CuF2 आयनिक है, CuCl2, CuBr2 आपके क्या है? सहसंयोजक हैं या श्रृंखला संरचनाएं। अच्छा, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में हैलाइड अस्थिर होते हैं और आसानी से जल अपघटन से गुजरते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि जितनी भी आपकी लोअर ऑक्सीडेशन, कम ऑक्सीकरण अवस्था वाले आपके क्या होते हैं? यौगिक होते हैं, वो तो स्टेबल रहते हैं, लेकिन जितने ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिक होते हैं वो सब क्या होता है? जैसे ही जल में आप मिलाओगे जल अपघटन देते हैं, यानी धीरे क्या होते हैं? जाते हैं, टूट जाते हैं आयनों में। ठीक है, इस बात क्लियर है? अब इसके बाद अगर हम बच्चों यहाँ पे बात करें सल्फाइड निर्माण के तरीके बच्चों, तो प्रत्यक्ष संयोजन यानी धातु प्लस सल्फाइड बनाओगे तो ये क्या बन जाएंगे? धातु सल्फाइड बन जाएंगे। धातु लवणों पर H2S या Na2S की क्रिया करा दो, यानी कॉपर सल्फेट के साथ H2S लगा दो तो कॉपर सल्फेट बन जाएंगे। सिल्वर नाइट्रेट के साथ Na2S लगा दो तो Ag2S बन जाएंगे। आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी होगी, उसी के थ्रू होता है, तो आप यहाँ पे बस इसे देख लेना एक बारी, और कोई खास इंपॉर्टेंस। हाँ, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है बच्चों। अब इसकी बात करते हैं, ध्यान देना, यहाँ पे कुछ भी मिस मत करना। इसमें अगर कुछ भी समझ नहीं आएगा तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपके ज़रूर आते हैं एग्जाम में। घटना और निष्कर्षण, यहाँ पे बात अगर बच्चों करनी है हमें क्रोमियम के रसायन की, यानी क्रोमियम, क्रोमियम का बच्चों जानते हो आप लोग एटॉमिक नंबर कितना होता है, यानी परमाणु क्रमांक ये होता है बच्चों कितना? 24 होता है। अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन करना तो लास्ट में आएगा बच्चों 3, 5 और 4s1, ये इसका क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब यहाँ ध्यान देना, समूह 6 का तत्व है ये, और इसके अन्य सदस्यों में जैसे मोलिब्डेनम हो गया, टंगस्टन हो गया, और क्या होता है बच्चों? सिबोर्जियम होता है। ठीक है? सबसे अधिक प्रचुर क्रोमियम ही होता है। ठीक है, महत्वपूर्ण अयस्क क्रोमाइट, क्रोम, आयरन, ज्यादा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपका क्या है? अयस्क है, यानी ओर है सबसे महत्वपूर्ण, तो आपके क्या होता है? मिलता है, जिससे इसका एक्सट्रैक्शन करते हैं, डालते हैं, ठीक है? वो आपका है आयरन स्टोन बोल सकते हो, या क्रोमाइट ओर बोल सकते हो, यानी फेरोक्रोम। निष्कर्षण प्रक्रिया क्या होगी बच्चों? इससे हम अब जब मिलेगा धरती के अंदर तो आपको भी पता है कि इसके पास बहुत सारा मिट्टी, खेत, तरह तरह की चीजें इससे जुड़ी हुई होंगी। उन सब चीजों से अगर इसे क्या करना है, हमें अलग करना है, तो क्या क्या हम प्रोसेस यूज करेंगे? तो ध्यान रखना, निष्कर्षण प्रक्रिया में पहले तो यानी रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग में क्या होता है? पैरा सांतरित अयस्क को अतिरिक्त Na2CO3 के साथ मिलाकर वायु के है, यानी ये जो आपका क्या हो जाएगा? क्रोमाइट और मिलेगा, इसे बहुत तेजी से सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में क्या करेंगे? गर्म करेंगे। और जब गर्म करेंगे बच्चों इसे बहुत तेजी से, तो ये बदल जाता है आपका किसमें? Na2CrO4, सोडियम क्रोमेट में। आपका जो Cr2O3 क्रोमाइट और था, ये बदल जाता है किसमें? सोडियम क्रोमेट में। ये जो सोडियम क्रोमेट बना है बच्चों, इसके बाद हम क्या करेंगे? निष्कालन करेंगे, टीचिंग करेंगे। भुने हुए द्रव्यमान को पानी से निकालित करते हैं, यानी पानी डालेंगे,
इसमें Na2CrO4 यानी सोडियम क्रोमेट आपका क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। और घुल जाएगा इसके बाद यहाँ पे जो आपका अयस्क है यानी ओर है बच्चों Fe2O3, ये क्या रहेगा आपका अविलेय रहता है नहीं, लेकिन आपका जो मेन सब्सटेंस था वो क्या हो गया, घुल गया। अब क्या होगा, डाइक्रोमेट में रूपांतरण विलयन को H2SO4 के साथ उपचारित करते हैं। यानी आपने देखा कि जब हमने उसमें पानी डाला तो पानी में सोडियम क्रोमेट आपका क्या हो गया था, घुल गया था, और जो आपका Fe2O3 था वो नहीं घुला। अब उसे छान लेंगे और छानने के बाद जो विलयन है उसके साथ क्या करेंगे, H2SO4 मिलाएंगे। और जब H2SO4 मिलाएंगे बच्चों तो वो बना लेगा क्या आपका सोडियम यानी डाइक्रोमेट, Cr2O7 बना लेगा। अब सोडियम डाइक्रोमेट बना लेगा। अब सोडियम डाइक्रोमेट जब आपका बन गया तो यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, कोटिकरण करेंगे यानी क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, तो विलयन को सांतरित करके यानी सैचुरेटेड होता है आपका, ठीक है। Na2SO4 पहले क्रिस्टल्स के रूप में अलग हो जाता है, अधिक सांद्रण करने पर Na2Cr2O7 के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। यानी कि जब आप इसे क्या करोगे, सांद्रता इसकी बढ़ाते जाओगे और ज्यादा, तो ये क्या होगा, Na2Cr2O7 के क्रिस्टल्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा, जब यहाँ पे मिल जाएंगे Cr2O का निर्माण का मतलब Na2Cr2O7 को कार्बन के साथ गर्म कर फिर पानी से निकालित कर। Na2Cr2O7 को कार्बन के साथ अगर गर्म कर दोगे ये बना लेगा Na2Cr2O4 बना लेगा, ठीक है। और Na2Cr2O4 को पानी के साथ से आप खोल दोगे तो ये बन जाएगा Cr2O, ये बन गया आपका। फिलहाल ये तो आपका तरीका हो गया क्या बच्चों, जब ये इसी के अंदर जब मिलेगा यानी उससे क्या करना है, आपको इसे डालना है। ये तो विधि हो गई। विधि आप थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं आपको के बाद बताता हूँ। अपचयन एल्यूमिनो कार्मिक प्रक्रिया, ये तो यहाँ पे बच्चों ये क्या है, एक इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस है, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा है आप लोगों ने, तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस है। इसमें हम Cr2O3 को एल्यूमिनियम के साथ रख के क्या करते हैं, अभिक्रिया करा देते हैं, और ये डिस्प्लेस करके क्या बना देता है बच्चों, क्रोमियम मिश्रण, यानी 3:1 के अनुपात में ले लेते हैं। मैग्नीशियम रिबन से प्रज्वलित किया जाता है, धातु लगभग 92%। शुद्धिकरण H2 कैथोड और क्रोमिक क्लोराइड विलयन का उपयोग करने के लिए हम इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस का उपयोग कर ले, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक, थोड़ा बहुत इसे आप पढ़ लेना। फेरोक्रोम क्रोमाइट एस का कार्बन द्वारा विद्युत अपचयन करके क्रोमियम और Fe की 5% क्रोमियम बनाई जाती, ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें बस ऐसे आपको पढ़ना है। यहाँ पे आपने वही सेम ये मैंने आपको बताया था, उतनी बड़ी प्रक्रिया के दौरान होके गुजरना पड़ा, उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में ऐसे ही बना सकते हैं कि इसका हम क्या कर दें, बस विद्युत अपघटन करा। अगर हम विद्युत भट्टी में डाल के अपचयन करा देंगे तो क्रोमियम और मिश्र धातु हमें विशेष स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ मिश्र धातुकरण में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। तो आपकी बनी क्रोम फेरोक्रोम होती क्या है, तो ध्यान, ये क्रोमियम और आयरन की एक मिश्र धातु होती है, और ये आपका ऐसे विद्युत भट्टी में बनाया जाता है। और ये क्या होता है आपका Fe क्रोमियम और कार्बन मोनोऑक्साइड की, ठीक है, धातुओं के कई सारे बड़े उपकरण में उपयोग किया जाता है। फेरोक्रोम ध्यान रखना, कोई पूछे तो फेरोक्रोम यही। क्रोमियम का उपयोग क्या क्या है बच्चों, कह रहा है मिश्र धातुएं बनाना। सबसे पहला तो क्या काम है इसका, मिश्र धातु बनाना। मिश्र धातु में क्या बनाना है, क्रोम स्टील बनाना, स्टेनलेस स्टील बनाना, नाइक्रोम बनाना, ये सबके लिखे हुए हैं, ध्यान रखना। स्टेनलेस स्टील क्रोमियम 18% होता है, नाइक्रोम में निकिल 60% होता है, आयरन 25% होता है, क्रोमियम 15% होता है। नाइक्रोम वायर जानते हो, जो आपका हीटर होता है ना, हीटर का जो एलिमेंट होता है जो जलता है आपका, ग्लो करता है, से गर्मी निकलती है, वही आपका क्या होता है, नाइक्रोम होता है। धातुओं पर प्लेटिंग करना, धातुओं के ऊपर हम क्या करते हैं, क्रोमियम की प्लेटिंग करते हैं, जिससे कि उसकी संक्षारण ना हो, यानी कहने का मतलब है रस्टिंग वगैरह से बचाता है ये, ठीक है। इसके यौगिकों के व्यापक अनुप्रयोग हैं। वैसे तो इसके यौगिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे हम एक पढ़ेंगे भी, K2Cr2O। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ऑक्सीकरण अवस्था, जैसा कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका बताया 3d5 4s1 होता है। ऑक्सीकरण अवस्था बच्चों 0 से लेके कहाँ तक होती है, +6 तक होती है। यानी यहाँ से एक
इलेक्ट्रॉन निकलते जाओ और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिखते जाओ। यानी तो फिर एक निकालोगे तो +1, निकालोगे +2, +3, +4, +5, +6 ऐसे जाएगा। कहाँ तक? जी। स्थिर अवस्थाओं में बच्चों केवल इसकी जो सबसे ज्यादा होती हैं वो +2, +3 और +6 के होगी, किसके? केवल होते। +2 यौगिक प्रबल अपचायक कारक होते हैं। अच्छा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट सी है, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे +2 है बच्चों, यहाँ पे +3 है बच्चों और यहाँ पे प्लस, अगर हम इन तीनों अवस्थाओं की बात करें बच्चों यहाँ पे, ठीक है, तो आप यहाँ जो ध्यान रखना, जो सबसे क्या होती हैं कम वाली, निम्न वाली ऑक्सीकरण अवस्था होती है बच्चों, वो आपकी क्या होती है? प्रबल अपचायक होती है। अपचायक का मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज करती है, किसी के पास जाती है तो इलेक्ट्रॉन लूज करती है, उसे इलेक्ट्रॉन देती है, जिसको इलेक्ट्रॉन देगा उसका क्या होगा? अपचयन होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रबल अपचायक। तो ये जब ये अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में होता है तो ये प्रबल अपचायक, मतलब कि ये +6 में जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये प्रबल अपचायक है। और जो सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था वाला होता है वो आप ध्यान रखना हमेशा प्रबल आपका क्या होता है? ऑक्सीकारक होता है, वो हमेशा लोअर में आने की कोशिश करेगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, जैसे ही यौगिक देखना तुरंत उसकी ऑक्सीकरण अवस्था देखो, अगर वो अपने निम्न में है तो प्रबल आपका क्या है? अपचायक है, और अगर आपने उच्चतम में है तो वो प्रबल ऑक्सीका। बात क्लियर है? +3 अम्लीय विलयनों में अधिक होता है, क्षारीय विलयनों में आसानी से सीआर फ्लो ऑक्सीकरण में चला जाता है। ध्यान रहे भाई, अम्लीय विलयन में क्या होगा? +3 स्थिर रहता है, लेकिन क्षारकीय विलयन में ये +4 ऑक्सीकरण अवस्था में बदल जाता है। अब यहाँ ध्यान दें, ये है आपका सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन, यानी K2Cr2O7, यानी इसकी बात करनी है। ये बनता कैसे है? नहीं, इससे पहले पढ़ाया बच्चों, वो आपके सिलेबस में था, मैंने पढ़ा दिया, लेकिन उसमें बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्रोमियम के एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा पोर्शन आपका पूछा जाएगा वो पोटेशियम डाइक्रोमेट का पूछा जाएगा। इसी के निर्माण की प्रक्रिया पूछी जाएगी और इसी के आपके गुण पूछे जाएंगे। निर्माण की प्रक्रिया देख लेते हैं बच्चों। क्रोमाइट एस्क, क्रोमाइट जानते हो ना बच्चों? Cr2O3, अभी हमने वो बात की है पीछे। तो क्रोमाइट से सोडियम डाइक्रोमेट के माध्यम से किया जाता है, क्रोमाइट से सोडियम डाइक्रोमेट बनाया जाता है। गर्म संतृप्त चारों 4 बिलियन को KCl के साथ मिलाया जाता है। यानी पहला स्टेप है बच्चों आपका क्या? क्रोमाइट को सोडियम डाइक्रोमेट के माध्यम से निर्मित किया जाएगा, और जो आपका सोडियम क्रोमेट बनेगा बच्चों, इसी को KCl के साथ मिक्स करोगे तो NaCl आपका क्या हो जाता है? अवक्षिप्त हो जाता है और छान लिया जाता है। ठंडा करने पर K2Cr2O7 के क्रिस्टल अलग हो जाते हैं। अभिक्रिया बच्चों क्या होती है? तो ये आपकी अभिक्रिया हो गई, Na2Cr2O7 के साथ KCl डाल दो, आपका क्या बन जाएगा? K2Cr2O7 बन जाएगा और NaCl। गुड़ क्या होता है बच्चों? तो गुड़ में ध्यान रखना इसका, बस थोड़ी थोड़ी बातें। नारंगी लाल होता है, यानी क्रिस्टलीय यौगिक होता है। ठंडे पानी में मध्यम रूप से घुलनशील, गर्म पानी में स्वतंत्र रूप से घुलनशील, यानी ठंडे पानी में बहुत कम घुलता है और गर्म पानी में पूरी तरह से घुल जाता है। 398 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, यानी ये इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो कलर ध्यान रखना, इसकी घुलनशीलता याद रखना और इसका मेल्टिंग पॉइंट ध्यान। प्रबल गर्म करने पर अपघटन बच्चों, जब इसे गर्म करोगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट को जब आप गर्म करोगे, ठीक है, तो ये क्रोमेट में बदलता है, पोटेशियम क्रोमेट CrO4 में बदलता है बच्चों, ध्यान रहे। और क्रोमाइट में और ऑक्सीजन, ये वाली रिएक्शन रट लेना। क्षार के साथ अभिक्रिया क्रोमेट में परिवर्तित हो जाता है नारंगी से पीला। यानी बच्चों जब भी आप पोटेशियम डाइक्रोमेट, जब भी बच्चों किसको? पोटेशियम डाइक्रोमेट Cr2O7 को आप क्षारीय विलयन में डालोगे, यानी बेसिक विलयन में, तो ये तुरंत क्रोमेट में बदल जाएगा। ये बात ध्यान रहे, जब भी आप डाइक्रोमेट को Cr2O7 2- को डालोगे, ये तुरंत किस में बदल जाएगा? क्रोमेट में डालेगा। यानी ये बात आपको क्या याद रखना है? इसे ऐसे याद रखना है कि इसका रंग कैसा होता है? नारंगी से पीला हो जाता है। वैसे तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का रंग कैसा होता है? नारंगी होता है, लेकिन कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। कब? जब बेसिक विलयन में डालोगे। तो याद रखना ये दूसरा वाला। जब आप इसे क्या करोगे? अम्लीकरण करोगे, यानी एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे। जैसे ही एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे बच्चों, ये वापस से क्या होता है? डाइक्रोमेट में बदल जाता है, यानी पीला से क्या हो जाता है? नारंगी हो जाता है। कलर ध्यान रखना है, आ जाता है। डाइक्रोमेट आपका क्या हो जाता है? क्रोमेट में बदल जाता है, यानी कलर नारंगी से पीला हो जाता है। कहाँ? खारी में।
अम्लीय में क्या होता है, अम्लीय में आपका पीला से क्या हो जाएगा, वापस नारंगी हो जाएगा, यानी क्रोमेट से डाइक्रोमेट में बदल जाएगा। बात का ध्यान रखना। और सबसे जरूरी बात बच्चों, पीएच 4, यानी पीएच वैल्यू 4 पे, जब आपका विलयन कितना हो, पीएच उसका 4 हो, विलयन का पीएच 4 हो, तो दोनों ही आयन होते हैं। दोनों आयन कौन कौन से, डाइक्रोमेट भी होता है बच्चों और क्रोमेट भी होता है। तो इतनी बात का ध्यान रखना कि Cr2O7 2 माइनस और CrO4 आपका 2 माइनस, दोनों ही आपके आयन कहाँ होते हैं, जब विलयन का पीएच कितना हो बच्चों, 4 हो, ये दोनों आयन होते हैं। HCl के साथ अभिक्रिया क्लोरीन गैस मुक्त करता है। अब बच्चों बात करनी है हम लोगों के यहाँ पे क्या, इसकी ऑक्सीडेशन मतलब लाइक प्रवृत्ति की बात करनी है, यानी ऑक्सीकारक गुण की बात करनी है। लोगों को ऑक्सीकरण कैसे कराता है सबका, ये बहुत ही प्रबल क्या है, ऑक्सीकारक है। K2Cr2O7 क्या है बच्चों, प्रबल ऑक्सीकारक है, क्योंकि यहाँ पे निकालोगे तो इसकी ऑक्सीडेशन अवस्था यानी ऑक्सीकरण अवस्था क्या आएगी, +6 आएगी। +6 का मतलब अपनी उच्चतम अवस्था में है, उच्चतम में है, इसका मतलब कि क्या हो जाएगा आपका, ये प्रबल ऑक्सीकारक हो जाएगा। ध्यान रखना, थोड़ा जल्दबाजी में मत पढ़ना, मैं आपको चीजें कराता हूँ एक एक करके। बच्चों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो आपका क्या है, ये जो आपका अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7 की प्रवृत्ति जो रहती है वो क्या हो जाती है, मैं पहले आपको बैलेंसिंग, तो ध्यान देना बैलेंसिंग कैसे करते हैं। देखो Cr2O7 2 माइनस, अगर आपने इसे किस में लिया है, एसिडिक मीडियम में लिया है, तो ये बदलता कैसे है बच्चों, ये बदलता है आपका Cr3+ में, और साथ में क्या बनता है बच्चों, H2। ये क्या बनता है बच्चों, आप थोड़ा ध्यान से देखना कि हम बैलेंसिंग कैसे करते हैं। तो आप लोगों ने 11th में सीखा होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो इक्वेशन बैलेंस करके पूछा जाएगा, और पूछा जाएगा कि इसको इसके साथ डालेंगे तो क्या बनेगा। तो मैं बताने को तो बता दूंगा कि कौन सा किस में कन्वर्जन होता है, लेकिन आपको बैलेंस करके लिखनी होंगी चीज़ें, इसलिए सीखना जरूर सही से। अब देखो यहाँ पे Cr2O7 2 माइनस है, एसिडिक मीडियम है, और ये Cr3+ और H2O में बदलता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रोमियम 2 है और यहाँ पे क्रोमियम 1 है, तो सबसे पहले तो क्रोमियम एटम बैलेंस कर, ताकि हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन लूज का पता चले, ठीक है, कि कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कौन गेन करेगा। अब यहाँ ध्यान देना, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालो। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालोगे बच्चों, क्रोमियम का X ले लो, तो 2 क्रोमियम है तो 2X ले लो, और यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना लोगे, -2 लोगे, और पूरे पे चार्ज -2 है तो इक्वल टू में -2 रख देना। अब यहाँ से इसको सॉल्व करो बच्चों, 2x माइनस का कितना हो जाएगा बच्चों, 14 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। अब 2x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था जो है क्रोमियम की वो 6 है, और यहाँ पे जितना उस पे चार्ज होता है बच्चों वही उसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुन, यहाँ पे देखो 6 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे बच्चों कितना है, 6 है और यहाँ पे 3 है। एक परमाणु +6 ऑक्सीकरण अवस्था से +3 में जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि उसने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, चार्ज कम हो गया बच्चों, यूनिट का चार्ज कम हो, यूनिट के चार्ज कम होने का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर लिया, गेन कर लिया। लेकिन आप देख रहे हो कि एक मॉलिक्यूल पूरी चेंज होगा, क्रोमियम के 2 परमाणु रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड में चले जाएंगे, है ना। आपका यहाँ पे अभिकर्मक उत्पाद में बदल जाएगा। होगा क्या, यहाँ पे 2 परमाणु बदल रहे हैं, एक परमाणु के बदलने पे 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो 2 परमाणु बदलने पे कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 6 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन। क्या इतनी बात क्लियर है आप लोगों को, ये दिक्कत। अब 6 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो बच्चों साथ में क्या लिखोगे इसके, 6 इलेक्ट्रॉन। क्या इतनी बात क्लियर रहेगी सबको, ठीक है? कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है वही बात आपको यहाँ पे लिखनी है। अब इसके बाद आ जाना ऑक्सीजन को लेके। बच्चों ऑक्सीजन के केस में आपको पता है कि जब एसिडिक मीडियम में बैलेंस करते हैं और हाइड्रोजन बैलेंस ना हो, तो वहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, H2O ऐड करते हैं, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, हाइड्रोजन को बैलेंस करने प्लस यूज करते हैं। पहले ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ 7 है और इधर, तो ये क्या कर देना बच्चों, यहाँ पे कर देना 7 ऑक्सीजन, ना करोगे
7 कर दो। अब 7 ऑक्सीजन तो हो गए, लेकिन साथ साथ हाइड्रोजन आपके 14 हो गए, 7 2 जा 14 हो गए। तो आप यहाँ पे क्या कर देना, अब एक बात याद रखना, अब भले बैलेंस मत करो, या तो हो सके आपसे तो ये वाली इक्वेशन रट डाल, और ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम तक आपको रटेगी नहीं, यही एक इक्वेशन आपको बार बार यूज करनी है। तो इसे क्या कर लेना बच्चों, रट डालना, यहाँ पे लिखी हुई है आपको दिख रहा हो। तो इस इक्वेशन को क्या करना है, रट डालना है बिल्कुल। और अगर मैंने समझाया समझ आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद अब मैं आपको बताता चलूंगा कि कौन कन्वर्ट होता है और आपको कैसे काम करना। अब यहाँ पे बच्चों मैं आपको इसके उपयोग सिखाता हूँ कि काम कैसे करना है। जैसे यहाँ कह रहा है Ki से आयोडीन मुक्त कर, जब आप पोटेशियम डाइक्रोमेट को यानी डाइक्रोमेट को जब आयोडीन के साथ मिक्स करोगे तो ये वाली अभिक्रिया होती है। तो आपको पता है मैंने लिख दी है, लेकिन आप कैसे लिखोगे, तो आप कहोगे कि यहाँ पे क्या है बच्चों, पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्या डाल दिया, K2Cr2 डाल दिया, और कह रहे हैं कि रिएक्शन को क्या कर दो, पूरा कर दो। क्या कर दो बच्चों, पूरा कर दो। पता है क्या करना, तुरंत तुरंत दिमाग में ले आना कि यहाँ से आयोडाइड, यहाँ से क्रोमेट, यहाँ से बच्चों R2 1 है माइनस, एसिडिक मीडियम में आप इसे याद रखना कितना बच्चों, 14H प्लस और 6 इलेक्ट्रॉन, और याद रखना क्या कि 2Cr3 प्लस, और यहाँ पे और क्या बच्चों, 7H2। ये याद रखोगे, पहली बात तो ये याद रखना। दूसरी बात, अब आयोडीन का याद रखना। आयोडीन क्या याद रखोगे बच्चों, आयोडीन I माइनस में होता है और बदलता किस में है बच्चों, I2 में, ऑक्सीडाइज होके, ऑक्सीकरण होके ये बदलता किस में, I2 में। ये बात तो आपको याद रखनी है, ये ऑक्सीडाइज होके किस में बदलता है, I2 में। अब इतनी बात अगर पता है आपको तो बस यहाँ पे एक टेक्निक लगाना कि यहाँ पे 2 एटम है तो इसे वो कर लेना। यहाँ पे अब बताओ कि -1 से 0 में जा रहा है, जब ये प्योर एलिमेंट होता है तो ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है, -1 से कहाँ जा रहा है बच्चों, 0 में जा रहा है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एक एटम जाएगा एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन लूज। तो आप यहाँ पे क्या कर देना, 2 इलेक्ट्रॉन लिख देना। अब बच्चों क्या करना है, अब सबसे जरूरी बात ये करनी है, ऊपर वाले में 6 इलेक्ट्रॉन और नीचे वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, ऊपर और नीचे दोनों इलेक्ट्रॉन को बराबर करना होता है। जरूरत पड़े तो ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जरूरत पड़े तो नीचे भी, ठीक है। तो ऊपर 6 है नीचे 2 है, तो नीचे वाले में 3, बस क्या कर दो, मल्टीप्लाई। 3 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो अब इक्वेशन को दोनों को जोड़ देना, मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 दूना क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6i हो जाएगा। यहाँ पे लिख देना Cr2 1 2 माइनस, यहाँ पे 14H प्लस लिख देना। और यहाँ पे बच्चों अब इलेक्ट्रॉन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, और इधर लिख देना बच्चों क्या, 2R3 प्लस और प्लस का 7H को, और इधर बच्चों 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ये आपका हो जाएगा क्या, देखो ये इक्वेशन आपको एग्जाम में लिखनी हो। अब आपको आएगा सर कि वहां पोटेशियम था, तो आप यहाँ पोटेशियम कर, समझ गए, यहाँ क्या कर दोगे, पोटेशियम कर, यहाँ पे K2Cr2 है, यहाँ पे आपका Cr, यहाँ पे K कर देना। ये बात समझ आ रही है ना, ठीक है। और यहाँ पे H प्लस है, H प्लस की जगह बच्चों अब वो दिया होगा क्वेश्चन, प्लस की जगह अगर H2SO4 लेगा, क्रोमियम के साथ सल्फेट लगा देना, और कुछ बात क्लियर है। अब मैं कुछ चीज और बताता हूँ, जैसे Cr2 और 7 के साथ इन्होंने Fe की बात की है, इन्होंने कहा कि Fe प्लस को Fe3 बदलता है, Fe प्लस को Fe3 प्लस बदलता है। अच्छा ये तो आसान है, आप घर पे भी ट्राई करोगे, मैं इनमें से एक दो आपको और बताता हूँ। जैसे SO3 को बच्चों SO4 में बदलता है, H2S को बच्चों किस में बदलता है, सल्फर में बदलता है। तो कुछ चीजों को मैं आपको एक दो और बता देता हूँ ताकि आपके लिए क्या रहे, आसान रहे। अब बच्चों अगर यहाँ पे मैं कुछ चीजें ध्यान रखूं तो आपने इस रिएक्शन में तो सारी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन फिर भी आप अपने दिमाग में कुछ चीजें बना लेना कि SO आपका यहाँ पे जो SO3 है या फिर SO2 है, ये बदलते किस में है बच्चों, SO4 2 माइनस में। आपका यहाँ पे बच्चों H2S है तो ये सल्फर में बदलता है, और अगर बच्चों यहाँ पे SO2 SO3 SO4 में, H2S है तो सल्फर में, यहाँ पे बच्चों NO2 हो या फिर NO हो, ये बदलेंगे बच्चों किसमें, NO3 -1 में बदलेंगे,
ठीक है। आपका यहाँ पे बच्चों अगर आपका क्या हो C2O4 2 माइनस हो, या फिर CH4 हो, या फिर बच्चों C2H5OH हो, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, वो बदलेगा किसमें बच्चों? CO2 में बदलेगा। का ध्यान रखिए। आयोडीन I माइनस आपका I2 में बदलता है बच्चों। Fe2 प्लस आपका बदलता है किसमें बच्चों? Fe। ठीक है, तो ये बातें हैं जो मैंने आपको बताई कि इसका इसमें ऑक्सीडाइज होके, अब आपको अगर चाहती हैं बैलेंस कैसे करोगे, वही बात मैं आपको यहाँ पे समझा दे। जैसे अगर बच्चों यहाँ पे आपका ले लिया जाता Cr2 माइनस के साथ आपका क्या ले लिया जाता H2, और कहा जाता आगे पूरा कर दो। कैसे पूरा करते आप? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले इसकी इक्वेशन लिख दो, याद रहेगा ना। Cr2O7 2 माइनस आप यहाँ क्या लिखोगे 14H प्लस और 6 इलेक्ट्रॉन, और ये बदलेगा किसमें 2Cr3 प्लस में, और यहाँ बदलेगा क्या 7H। क्या इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? अब अगर यहाँ तक क्लियर है तो दूसरे वाले की बात करनी। दूसरे वाले में क्या बताया मैंने, H2S आपका बदलता किसमें, तो सल्फर में। अब जब बच्चों यहाँ पे सल्फर में बदलता है तो आप सबसे जरूरी बात यहाँ देखना कि यहाँ पे ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पे में है। कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है बच्चों, -2 से 0 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर। तो आप यहाँ क्या लिखोगे बच्चों, वो इतना हो जाएगा आप लोगों से, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ठीक है, अब इतना अगर हो जाएगा तो अब इसके बाद ध्यान, अब आपको क्या करना है, अब आपको करना बस इतना। यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे H2O है ना, H2 है तो यहाँ पे 2H प्लस भी ऐड कर देना, 2H प्लस ऐड कर देना। देखो हाइड्रोजन क्या हो गया, बैलेंस हो। अब जरूरी बात क्या है, अब जरूरी बात यह है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से, 3 से मल्टीप्लाई कर देना बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका R2 माइनस, ये तो आपका रहेगा 4H प्लस। ठीक है, और इसके बाद आपका 3 से मल्टीप्लाई हो गई, H2 हो जाएगा, और इसके बाद बच्चों इलेक्ट्रॉन नहीं लिखते, ध्यान रहे, ये हो जाएगा R3 प्लस हो जाएगा, ये 7H2O हो जाएगा, और यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा 3 पर हो जाएंगे, और 6H प्लस हो जाएंगे। अब एक बात ध्यान से देखना, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 6H प्लस है, उस 6 को इधर लाके सब्ट्रैक्ट कर देना, 8 बचेंगे। तो यहाँ लिख देना सीधे क्या R2O7 2 माइनस 8H प्लस और 3 H2S और 2 R3 प्लस और 7 H2O और 3। क्या इतनी बात समझ है? आपको एग्जाम में एक्शन क्या करनी होगी, पूरी करनी होगी। हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है ऐसे को, है। तो ध्यान रखना, आपका सबसे बड़ा आज का जो काम होगा वो यही होगा कि जितनी भी आपके सीईआरटी में क्या है, आपको बैलेंसिंग है, यानी कहने का मतलब है कि क्रोमियम किसको ऑक्सीडाइज करके किसको कन्वर्ट करता है, ये मैंने आपको पीछे लिखा भी है। ठीक है, ये जो कुछ भी मैंने लिखा है इन सब के साथ आप बैलेंसिंग ट्राई करोगे। ठीक है, और ट्राई करके आप देखोगे कि आपसे हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ये एग्जाम में पक्का आता है, तो ये तो आपको पक्का ही प्रिपेयर करना। ठीक है, और बाकी के अलावा आपका जो बचा हुआ है बच्चों, वो है आपका पोटेशियम पर मैग्नेट की भी बात करेंगे, और उसके बाद अब ब्लॉक पे आ जाएंगे। अब जल्दी ही चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, आप लोग साथ साथ प्रिपेयर करते रहो और चीजें ढंग से करते रहो। ठीक है, और अगर कुछ समझ भी नहीं आता है, साथ साथ आप क्लास में बोल सकते हो, या मुझे मैसेज कर दिया करो कि सर ये चीज आई, तो मैं ना आपको अगली क्लास में जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं वो ले लिया करूंगा। या ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं क्लास में।